नमस्कार, प्रभा साक्षी के खास कार्यक्रम चाय पर समीक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। और चूंकि भाजपा का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है और आप खुद भारत मंडपम में मौजूद हैं, तो ऐसे में वहां से आप ये बता दीजिए, जो हर कोई जानना चाहता है, कि आखिर भाजपा 2024 की जो लड़ाई है वो किस रणनीति के आधार पर लड़ने जा रही है। भाजपा के उस आत्मविश्वास की वजह क्या है जिसमें बार बार कहा जा रहा है कि हमें 370 सीटें अपने दम पर जीतनी है और सहयोगियों के दम पर हमें 400 प्लस जाना है। आखिर भाजपा के इस आत्मविश्वास की वजह क्या है सर? देखिए, भाजपा के अति आत्मविश्वास की वजह ये है कि प्रधानमंत्री जी ने अपनी जो गरीब कल्याणकारी नीतियाँ, हम्म। जो उनकी स्कीम्स थी, उसका ज़मीनी स्तर पर कार्यान्वयन हुआ है और पार्टी ने विभिन्न स्तरों पर, सरकार ने विभिन्न स्तरों पर इस बात की पुष्टि की है कि जो दिल्ली से चला पैसा है, वो पूरा का पूरा लाभार्थी तक पहुँचे, उसके खाते में पहुँचे, किसी बिचौलिए के पास नहीं पहुँचे। तो ये एक ताकत है जिसके बलबूते बीजेपी दावा कर रही है कि बीजेपी 370 को पार करेगी। और इसके साथ ही हमने देखा कि सिर्फ गरीब कल्याण अन्न योजना ही की बात नहीं है। चाहे हम्म। महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो, उनके आर्थिक सशक्तिकरण की बात हो, सामाजिक सशक्तिकरण की बात हो और चाहे महिला आरक्षण विधेयक लाकर उनके राजनीतिक सशक्तिकरण की बात हो। खास हम्म। तौर पर महिला वोटरों का जो ध्यान रखा है, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, हमने देखा कि जो केंद्रीय योजनाएँ हैं, वो तो उसका लाभ सभी लोगों को मिल ही रहा है, हम्म। सभी वर्ग की महिलाओं को मिल ही रहा है। साथ ही 3 तलाक जैसा कानून बनाकर जो मुस्लिम महिलाएँ हैं, उनको भी बड़ी राहत प्रदान की गई थी। तो एक बड़ा बेस है बीजेपी का महिला वोटर। तो महिला वोटर और युवा मतदाता, युवा मतदाताओं के लिए भी तमाम जो योजनाएँ हैं उनके माध्यम से बीजेपी ने इस चीज़ को लक्ष्य रखा है कि हमने उनके लिए क्या किया है और आगे क्या करने वाले हैं, ये जानकारी युवाओं तक पहुँचाएँ। पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को ज़िम्मेदारी दी है घर-घर संपर्क करने की भी। और खास बात ये है कि जो युवा मतदाता हैं, उनको पार्टी के साथ जोड़ा जाएगा और हर बूथ को टारगेट किया जाएगा कि कैसे पिछली बार से हर बूथ हम्म। पर 370 वोट ज़्यादा पड़े बीजेपी को। तो बीजेपी जो 370 सीटें 370 वोट हर बूथ से पिछली बार से ज़्यादा लेने का प्रयास करेगी। और इसके अलावा एक जो लक्ष्य दिया है प्रधानमंत्री ने पार्टी को कि 370 सीटें जीतकर हमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कि विचारक थे, जो कि हम्म। जनसंघ के संस्थापक थे, उनको सच्ची श्रद्धांजलि देनी है। तो ये जब बीजेपी ने लक्ष्य रख लिया है, देखिए अगर हम देखें कि बीजेपी बड़े-बड़े लक्ष्यों को जब लेकर चलती है तो उसको हाल के वर्षों में अगर हम देखें, उन लक्ष्यों को पूरा किया भी है। तो इसलिए मानकर चलना चाहिए कि ये जो लक्ष्य रखा है और सार्वजनिक तौर पर रखा है कि अगर मान लीजिए कि अगर कम सीटें आती हैं, तो उपहास उड़ेगा। तो ये कम सीटें आएँगी और उपहास पड़ा और अब आप सोचिए कि जब इसको जोड़ा है प्रधानमंत्री जी ने कि हमको श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को श्रद्धांजलि देनी है, तो वो 370 सीटें जीतकर श्रद्धांजलि देंगे ही, आप ये मानकर चलिए। तो जो हमको ये देखना होगा कि ये बीजेपी आज नहीं आज कह रही कि हम 370 पार करेंगे, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अयोध्या के बाद माहौल बन गया है, ऐसा नहीं है। सिर्फ अयोध्या एक मुद्दा नहीं है, पिछले 10 साल में जो काम हुए हैं उसके बलबूते बीजेपी को उम्मीद है कि वो 370 पार करेगी और बीजेपी ने संगठन के स्तर पर बहुत सारे काम किए भी हैं। अब आप देखिए कि 160 से ज़्यादा कुछ 161 या 165 सीटें ऐसी थी जिसमें बीजेपी चुनाव हारी थी पिछली बार। तो हम्म। बीजेपी ने वहाँ पर अपने सभी पार्टी पदाधिकारियों के, मंत्रियों के प्रवास कराए हैं लोकसभा प्रवास कार्यक्रम के तहत और ऐसी हारी सीटों पर अब तक एक-एक मंत्री का 3-3 बार प्रवास हो चुका है। तो अब आप सोचिए कि जो 1.5 साल से एक्सरसाइज़ चल रही थी उस 1.5 साल की एक्सरसाइज का नतीजा है कि बीजेपी इस बात के लिए आशान्वित है कि हम 370 पार करेंगे, एनडीए 400 पार करेगा। और आज जैसा आपकी प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में अगर हम देखें जो पार्टी पदाधिकारियों को दिया या बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में दिया, तो इसमें 2 चीज़ें स्पष्ट हैं। एक तो कि जैसा प्रधानमंत्री ने कहा कि कमल चुनाव चिन्ह जो है, वही उम्मीदवार होगा। हम्म। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति पर आपको नहीं जाना है, यानी कि बहुत सारे व्यक्तियों के टिकट कटेंगे। निवर्तमान सांसदों के कई बड़ी संख्या में टिकट हम्म। कटेंगे। व्यक्ति पर नहीं जाना, हम जिस व्यक्ति को ला रहे हैं, आप समझ लीजिए कि यही विकसित भारत का संकल्प पूरा करेगा और ये कमल का जो निशान है, ये विकसित भारत के संकल्प हम्म। को पूरा करने की गारंटी है।
तो इसको बिल्कुल। समझकर आप वोट दीजिए। तो ये एक ऐसा संदेश आज प्रधानमंत्री जी के संबोधन से गया है और अगर हम देखें कि जिस तरह से मैं क्योंकि अधिवेशन में मौजूद था और खास तौर पर जब जगत प्रकाश नड्डा का अध्यक्षीय भाषण हो रहा था, उस समय चाहे राम मंदिर की बात हो, चाहे 370 की बात हो, चाहे महिला आरक्षण विधेयक पारित कराने की बात हो, जिस तरह से कार्यकर्ताओं ने, पार्टी के नेताओं ने खड़े होकर प्रधानमंत्री का अभिवादन किया, हुँ, वो दिखा रहा था कि ये जो 3 मुद्दे हैं, ये देश की आत्मा से जुड़े हुए थे और देश की जनता के दिलों से जुड़े हुए थे और इन तीनों ही मुद्दों को बीजेपी भुनाने जा रही है और प्रधानमंत्री जी ने आज राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में एक बड़ी बात और कही है, वो ये है कि विपक्ष तू-तू, मैं या और इस तरीके की बातें करेगा जैसे-जैसे चुनाव नज़दीक आएँगे, लेकिन हमको अपना ध्यान नहीं भटकाना है, हमको विकसित भारत जो संकल्प है हमारा, उस हुँ, पर अडिग रहना है और जनता को समझाना है कि अगले जो हमको जब हम शताब्दी वर्ष होगा हमारा आज़ादी का, तब हमारा देश कैसा होगा, उसको लेकर हम क्या करने वाले हैं, ये हमको समझाना है। और आज अपने बिल्कुल। अध्यक्षीय भाषण में जेपी नड्डा ने कुछ आंकड़े भी रखे जो हुँ, बड़े देशों के कि किस तरीके से उनकी क्या ग्रोथ रेट है और हमारी क्या ग्रोथ रेट है और हमने कोरोना महामारी का सामना कैसे किया। हमने न सिर्फ अपने लोगों की चिंता की बल्कि दुनिया के लोगों की चिंता की। तो ये वसुधैव कुटुंबकम की जो एक हमारी जो परिकल्पना है, हमारी जो एक सोच है, उसको भी साकार किया है प्रधानमंत्री जी ने। देश का तो ध्यान रखा ही, विदेशों में भी बिल्कुल, मदद पहुँचाई है। तो ये तमाम बिल्कुल। ऐसे मुद्दे हैं और एक चीज़ और हमारे यहाँ पर बहुत सारे आए प्रतिनिधियों से बातचीत हुई। अब देखिए कि 11,000 के आस-पास प्रतिनिधि हैं इस राष्ट्रीय हुँ, परिषद में और उसमें एक चीज़ साफ नज़र आ रही है कि जैसे उनके सहायक भी आए हैं, उनके साथ कुछ लोग दिल्ली घूमने भी आ गए हैं, भारत मंडपम देखने भी आए हैं। तो ऐसे में आम लोग भी हैं जो कि पार्टी के कार्यकर्ता अगर नहीं भी हैं, तो हमने एक चीज़ जो मूड ऑफ द नेशन की अगर हम बात कर लें अंकित जी, तो हुँ, एक चीज़ साफ नज़र आ रही है कि हो सकता है नाराज़गी हो सकता है कि किसी मुद्दे से नाराज़गी हो, लेकिन सरकार पलट देने वाला एक जो नाराज़गी का माहौल होता है जनता में, जैसा कि हमने 2014 में देखा था, हुँ, वैसा माहौल इस समय नज़र नहीं आ रहा है देश में अगर हम एक कुल मिलाकर देखें। तो बीजेपी भी इस मूड को समझ रही है, तभी वो 370 का बिल्कुल। वादा कर रही है और मैं आपको 2014 का इनका कैंपेन याद दिलाना चाहूँगा। उस समय बीजेपी ने 1-2 चरण के बाद ये स्लोगन दे दिया था कि मोदी जी बस आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। तो जब हुँ, जनता में ये मैसेज जाता है कि अरे! आ तो वो रहे हैं, हम वोट उनको क्यों दें, हम वोट क्यों खराब हुँ। करें? तो अब जब जनता में ये मैसेज बार-बार कहा जा रहा है कि 370 हम पार करेंगे, 400 के पार जाएँगे, तो जनता को भी ये लगेगा कि यही 400 पार कर रहे एक हैं, सवाल सर, हमको इधर ही एक आना सवाल है। छोटा-सा एक सवाल जी, और ले लेते हैं सर, चूँकि जी, आप व्यस्त हैं फिर भी एक छोटा सवाल। जी, राम मंदिर का जैसे ही उद्घाटन हुआ उसके बाद पालमपुर अधिवेशन की खूब चर्चा हुई। जी, वो वही अधिवेशन था जहाँ राम मंदिर का मुद्दा पहली बार भाजपा के मैनिफेस्टो में भाजपा ने राजनीतिक तौर पे इसे भुनाने की उस समय से कवायद शुरू की थी। जी, एक मुद्दा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद और दूसरा काशी विवाद। आप चूँकि जी, वहीं थे, जिस तरीके से हरे कृष्ण के नारे लगे, गूंजा वो पूरा जी, माहौल, तो जी, क्या एक एजेंडा जो सेट करने की ठीक है, आपने विकास की बात की, आपने विरासत की बात की, आपने हिंदुत्व की बात की, आपने राष्ट्रवाद की बात की। साथ ही साथ जी। एक एजेंडा जो आने वाले 20 से 25 सालों तक चलेगा या चलता रहेगा, कुछ वैसा ही मथुरा को लेकर, काशी को लेकर सेट करने की कोशिश हो सकती है इस अधिवेशन के बाद से? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जैसा आज पहले दिन का जो अनुभव रहा उसमें ये है हुँ, कि शायद वो उसको प्रस्ताव में एक संकल्प के रूप में ना रखकर शायद संदेश दिया जाए। जैसे मैंने आपको हमने हुँ, दिखाया आपको अपने दर्शकों को भी दिखाया कि किस बिल्कुल, तरीके से हरे कृष्णा के भजन गा रहे थे लोग। तो एक संकेत और संदेश देश में दिया जा रहा था कि जो राम को ला सकते हैं वही भगवान शिव और भगवान कृष्ण की जो भूमि पर अतिक्रमण हो रखा बिल्कुल। है, उनके मंदिर पर जो अतिक्रमण हो रखा है उसको छुड़ा सकते हैं। तो ये कि संदेश दिया गया है। मुझे लगता है कि अभी कुछ ऐसे जो बड़े बातें हैं बीजेपी का जो संकल्प पत्र आएगा, चुनाव घोषणा पत्र जिसको हम कह सकते हैं, हुँ, उसमें शायद ये चीज़ें उभर कर आएँ। अभी जो ये विकसित भारत का एक मिशन लेकर उस पॉज़िटिव कैंपेन को लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, मुझे लगता है शायद उससे इधर-उधर जाएँगे नहीं। लेकिन फिर भी मोदी और शाह की जो राजनीति है वो चौंकाने वाली होती है। हो सकता है कि मथुरा पे आ जाए, हो सकता है कि काशी पर आ जाए, लेकिन आरएसएस भी स्पष्ट कर चुका है कि हम इस मुद्दे पर अदालती जो निर्णय होंगे हुँ, उस पर उसकी प्रतीक्षा करेंगे और जैसा कि हम जानते हैं, हमने बहुत सारी तमाम रिपोर्टें भी अपने हुँ, दर्शकों को दिखाई हैं कि ये जो दोनों मुद्दे हैं, अगर अभी तक का स्टेटस देखें, तो अदालत में हिंदू पक्ष का ही पलड़ा भारी है। तो जब पलड़ा भारी बिल्कुल। है तो इस बात की संभावना ज़्यादा है कि निर्णय वहीं आएगा। इसलिए शायद
बीजेपी इस मुद्दे पर डायरेक्ट हस्तक्षेप ना करे, लेकिन संकेत और संदेश राजनीति में दिए जाते हैं। तो ये आज बिल्कुल। एक में हमने जो देखा वो एक संकेत था, संदेश था और समझने वाले समझ जाते हैं कि ये अगर अयोध्या में मना सकते हैं तो यही मथुरा में मनाएँगे, यही काशी में मनाएँगे। बिल्कुल, तो संकल्प से ही सिद्धि होता है और योगी जी, आदित्यनाथ के उस बयान को भी याद रखना चाहिए जो उन्होंने विधानसभा में दिया था। सर आप हमारे साथ जुड़े और अंदर की बातें बताई उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर। तो ये था हमारा आज का चाय पर समीक्षा कार्यक्रम। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक मुझे यानी अंकित सिंह और प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।